नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 के कार्यक्रम बिज नेक्स्ट में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, जिसमें उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था, खेती किसानी समेत कई अहम मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। तालियों के साथ न्यूज 18 के खास कार्यक्रम बीज नेक्स्ट में बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज हर सेक्टर में विकास कर रहा है। किसान मजदूर से लेकर उद्योग धंधों का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार की योजनाओं से कोरोना के समय भी अर्थव्यवस्था में किसी तरह की मंदी नहीं आई। और यही बात राहुल जी ने कहा कि हम न्याय योजना लागू करेंगे और इस न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों के, आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम करें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और उसका असर आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। विज नेक्स्ट कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब हमारी सरकार ने लघु वनोपज को खरीदा। 52 प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य देने की घोषणा की। लॉकडाउन में स्व सहायता समूह के माध्यम से खरीदी हुई, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों तक पैसा पहुंचा। लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे समय में हम लोगों ने स्व सहायता समूह, हमारी जो बहनें हैं, उसके माध्यम से महुआ खरीदी का काम किया, इमली खरीदी का काम किया। पिछले साल 17 रुपये समर्थन मूल्य था, हमने 30 रुपये समर्थन मूल्य में महुआ खरीदी किया, इमली 31 रुपये में खरीदी किया और उसका परिणाम हो गया सैकड़ों करोड़ रुपया। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि उनकी सरकार में घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर जैसे क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। कृषि क्षेत्र के साथ ही ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमने सबसे बेहतर कार्य किया है, जिसका असर ये हुआ कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी आई। हमारी सरकार आई और ये सारी योजना लागू हुए तो स्थिति क्या बनी? इन 3.25 साल में 5000 मोटरसाइकिल खरीदे गए और 400 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए। बीज नेक्स्ट में बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में उद्योग के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। नई उद्योग नीति से 132 MOU हुए, जिससे प्रदेश में 58,000 करोड़ का निवेश होगा। 70,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। कि आज के तारीख में कहीं मैं इन्वेस्टर मीट नहीं किया, कहीं रोड शो नहीं किया, किसी औद्योगिक घराने से संपर्क नहीं किया। हमारी उद्योग नीति इतनी बढ़िया रही है कि आज के तारीख में उद्योग नीति बनने के बाद 132 MOU हुए हैं और 58,000 करोड़ के वो निवेश होंगे और 70,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बीज नेक्स्ट कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने न सिर्फ राज्य के विकास पर अपनी बात रखी, बल्कि राज्य से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। आज सब लोग ये मानते हैं कोई काम छोटा नहीं है, जिसमें फायदा हो, जिसमें सम्मान मिले, वो सब काम लोग करना चाहते हैं। तो कृषि एक समय था कि उन्नत खेती की बात करते थे, उत्तम खेती की बात करते थे, लेकिन बीच का जो दौर आया और पहले समर्थन मूल्य से ऊपर धान बिकता था, अब ये दौर है कि समर्थन मूल्य से आधे में भी धान बाजार में बिक रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबोधन और सवालों के जवाब देने के बाद कार्यक्रम के अंत में समाज के प्रमुख हस्तियों को सीएम के हाथों से सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। धमतरी में गृह मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस शासन के 3 साल में माओवादी एक कोने में सिमट गए हैं। 3 साल में सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। नक्सल नीति की हमारी नीति जो सरकार बनने के बाद उपलब्धियां आई है, वो तो हर बार बोलते हैं, सर्वविदित है। वर्तमान में जो नक्सली गतिविधियां हैं वो सिमट चुका है और हम उनको खदेड़ते पर्टिकुलर एक आखिरी सीमा तक ले जा चुके हैं। आप सबको याद होगा कि लगभग 100 से ज़्यादा स्कूल हम लोगों ने जो पिछले 15 साल में बंद थे वो खोले हैं। अंदर कैंप हम लोगों ने, जिसको कहा जाता है कि कभी नहीं लग सकता, वहाँ कैंप की स्थापना की है। धमतरी के दुगली गांव में राजीव गांधी की प्रतिमा तोड़ने के वाले मामले में गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। धमतरी दौरे के बीच ताम्रध्वज साहू ने एसपी को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। दरअसल गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने राजीव गांधी की आदमकद मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। शिकायत के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि 1987 में राजीव गांधी ने इस गांव को गोद लिया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने प्रतिमा लगवाई थी।
मैं कांग्रेस जनों से भी कहूँगा कि वो पता करें, वहाँ की स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करें, क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्योंकि हमसे पता करें अपने स्तर पर। एसपी को भी निर्देश दूंगा कि वो अपने इंटरनल लगा के पता की जानकारी ले लें कि क्यों ऐसा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने कवर्धा विवाद मामले में आरोपी बनाए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं से जेल में जाकर मुलाकात की। कहा कि झूठे मामले में बीजेपी नेताओं को फंसाया जा रहा है। वहीं विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, न कि तूल देने की। हमारे प्रदेश के मंत्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं कैलाश चंद्रवंशी जी, एक सुखचैन यादव जी, उनके ऊपर भी फर्जी धाराएं लगाई गई हैं और कवर्धा जेल में बंद हैं। उनको भी कभी रायपुर कभी कवर्धा ऐसा करके परेशान किया जा रहा है। तो उनसे मिलने, उनका मनोबल बढ़ाने हम लोग सब पार्टी के वरिष्ठजन वहाँ पर गए हुए थे, उनसे मुलाकात अच्छी हुई है। भाजपा क्या चाहती है इस पूरे मामले में? न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ कुछ सामाजिक गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसके को लेकर के कुछ बातें भी हुई। हम विजय जी और दुर्गेश देवांगन जी हम वहाँ भी देखने गए थे, क्या बात हुआ, कैसे हुआ। और इस देश में चाहे किसी पक्ष कोई कोना, इस देश का, यहाँ के समाज का, समग्र समाज का एक जीवन की विशेष शैली, उसमें ये छोटी मोटी बातें कई बार दिखती हैं, यार ऐसा हो गया वैसा। तो इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कवर्धा दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कवर्धा और प्रदेश की जनता से माफी मांगे। शांति के टापू छत्तीसगढ़ एवं धर्मनगरी कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की नाकाम कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबूतों के आधार पर जो जेल में बंद है, उनसे मिलने का अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, लेकिन साथ ही कवर्धा की जनता से कवर्धा के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, कवर्धा की शांतिमय वातावरण में प्रदूषित एक राजनीति का गंदा खेल खेलने के लिए और मुद्दा विहीन हो चुकी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कवर्धा की जनता के साथ साथ प्रदेश की जनता से माफी मांगने की भी आवश्यकता। रायपुर में एनएसयूआई की गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। एनएसयूआई के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस ऑफिस में चल रहा था और इस दौरान दो गुटों में जमकर हाथापाई हुई। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के सामने जमकर दो गुटों में तू मैं हो गई। तो वहीं कांकेर में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। राज्य का 11वां मेडिकल कॉलेज कांकेर में खुलेगा। एमबीबीएस की 100 सीटों पर यहां दाखिला होगा। केंद्र सरकार की सौगात से कांकेर और इसके आसपास के जिले के छात्रों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, कांकेर और इसके आसपास के जिलों के मरीजों को भी अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा। महासमुंद और कोरबा में संसाधनों की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं मिली। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है। नाइजीरिया, गुजरात, फलस्तीन और श्रीलंका के नर्तक दलों ने प्रस्तुति दी। तो वहीं रायपुर में
आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश के अलग अलग प्रांतों से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी और लोगों का मन मोह लिया। आदिवासी कलाकारों ने अपने प्रदेश की संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया। महोत्सव के दूसरे दिन आज रायपुर के लोगों के साथ ही प्रदेश के लोगों को राजस्थानी, कश्मीरी, छत्तीसगढ़ी, लद्दाखी और मध्य प्रदेश के भगोरिया की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इसके साथ ही असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप के कलाकारों की कलाकारी देखने को मिली। मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, दमन द्वीप, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु के कलाकार की प्रस्तुतियां जारी हैं। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन का आगाज उत्तराखंड के कलाकारों के नृत्य के साथ हुआ। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से पहुंचे आदिवासी कलाकारों ने दूसरे दिन शानदार प्रस्तुति देकर समारोह की शुरुआत की। कलाकारों ने आदिवासी परंपरा और विवाह के दौरान होने वाले नृत्य की प्रस्तुति देकर अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन किया। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में एक मंच पर दुनिया की अलग अलग आदिवासी संस्कृति की झलक मिल रही है। दूसरे दिन भी कलाकारों में बेहद उत्साह नजर आया। महोत्सव के दूसरे दिन रंगारंग आयोजन हो रहे हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव की न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश और दुनिया के कई देशों में धूम मची हुई है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन हो रहा है और यहाँ पर एक के बाद लगातार जो है अलग अलग राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का दिल छू रहे हैं। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले इस आयोजन में न केवल छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति बल्कि अलग अलग राज्यों से आए हुए जो कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं उसकी संस्कृति और का आदान प्रदान तो हो ही रहा है। साथ ही ये भी एक तरह से कहेंगे पता चलता है कि अलग अलग राज्यों की संस्कृति कैसे है, देश दुनिया की संस्कृति कैसे है। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात ये है इन तमाम संस्कृतियों में कि तमाम जो आदिवासी समाज है वो एक तरह से वो वहाँ पर महिलाएं किस तरह से सशक्त है, जो शहरी लोगों को सीखने की जरूरत है। मातृसत्तात्मक जो पूरी व्यवस्था है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, बिहार, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप के साथ गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके साथ ये तो प्रस्तुतियां दे ही रहे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नाइजीरिया, गुजरात, फिलिस्तीन, श्रीलंका के कलाकार भी जो है वो प्रस्तुति दे रहे हैं। तो इन तमाम प्रस्तुतियों की जो छटा है वो यहाँ पर बिखरी हुई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी एक बड़ा मंच मिला हुआ है। कैमरा पर्सन राजन के साथ हम कलांदेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो वहीं रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन रंगारंग प्रस्तुति जारी है। बाहर के राज्यों से आए कलाकार बेहद उत्साहित हैं। महोत्सव में शामिल होने आए महाराष्ट्र के कलाकारों से बात की हमारी सहयोगी ममता लांजीवाल ने। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है और लगातार आज भी जो कलाकार हैं वो प्रस्तुति दे रहे हैं। महाराष्ट्र से कुछ कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की प्रस्तुति वो देंगे। उससे पहले बात करते हैं कि क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप? जी हम अपना धारनी अपना सादरवाड़ी तालुका धारनी जिला अमरावती महाराष्ट्र से मैं मौजूलाल राजाराम मावस्कर। हमारे जो नृत्य है ये गाजली सुसुन है, खोरुक नृत्य है और ये जो नृत्य होते हैं अक्सर अपना होली में, शादियों में और बहुत सारे फेस्टिवल जैसे होते हैं कि हमारे वो टाइम में ये जो नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर में हादसा हुआ, अंडे के ठेले में घुसी बस, जहां तेज रफ्तार बस अंडे के ठेले में जा घुसी। हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत, दुकान संचालक का पूरा सामान बर्बाद हो चुका है। बगीचा बस स्टैंड की यह पूरी घटना सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार बस
अंडे के ठेले में जा घुसे और इस दौरान जितना भी सामान था वो पूरा तहस नहस हो गया। हालांकि इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जो अंडे का ठेले का जो संचालक था, दुकान संचालक था, वो भी सुरक्षित है। बगीचा बस स्टैंड की पूरी घटना सामने आई है, जहां पर अंडे के ठेले में एक तेज रफ्तार बस जा घुसी और इस हादसे में जो ठेला संचालक है वो हालांकि सुरक्षित है, लेकिन उसका पूरा सामान जलकर पूरा सामान वो बर्बाद हो चुका है। खबर कवर्धा से है, जहां पर जिला प्रशासन ने आम लोगों को राहत दी है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में छूट मिली है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका पालन आप सभी को करना है और इसके चलते कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं बात करेंगे राजनांदगांव के ढुमका थाना क्षेत्र के करेला गांव में पति पत्नी की लाश खून से लथपथ बंद कमरे में मिली। दोहरे हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले किसान दंपत्ति पिछले 2 साल से यहां रहकर खेती बाड़ी का काम करते थे। जमीन लीज पर लेकर किसान दंपत्ति यहां खेती कर रहा था, जिनकी हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी है। चूँकि महावीर जाट और मीनाक्षी जाट जो पति पत्नी हैं, दोनों ही उस सलोनी खार में रहते थे और वो जमीन कार्य माने खेती किसानी के कार्य से हरियाणा से आकर के यहाँ पर कार्य थे। इन सलोनी खार के अलावा जो है उनके 2 अलग अलग जगहों में भी कार्य चल रहे थे। चूँकि प्रारंभिक रूप से इनके जमीन संबंधी विवाद से किसी ने हत्या की है, ऐसी आशंका दिख रही है। और खबरों में इतना ही। नमस्कार।